नमस्कार बच्चों, चलिए स्वागत करते हैं आपका। ठीक है, हमारे इस वीडियो में आप वीडियो के अंदर नहीं आ सकते, पर स्वागत हम आपका करते रहेंगे। फ़िलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिभुज का है। ठीक है, और कुछ बच्चों ने इसके बारे में जानकारी ली भी होगी, पढ़ा भी होगा, और कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। एकदम से भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि हम हैं तो क्या गम है, यानी अगर हम हैं, हमने ये पढ़ा दिया आपको, तो आई थिंक मेरा जो एक विश्वास है कि अगर मैंने आपको चीज़ें बताई, क्योंकि मैं हमेशा कोई चीज़ बताता हूँ तो बेसिक से ही बताता हूँ, तो वो अगर मैंने त्रिभुज भी आपको पढ़ाया ना, तो मान के चलिए कि पहली बार में अगर मन लगा कि आपने पढ़ लिया ना, तो 100% अगर तो जम्प्स भी नहीं मारता वो डेटोल वाला ना, देखते नहीं है, बट 99.99 वाला सिस्टम जो है ना, वो भी हमारे पास भी है कि उतना तो आपको जो है समझ में आ ही जाएगा। फ़िलहाल मेरा जो यहाँ पर कहने का मोटिव ये है कि आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपके सिलेबस में या चैप्टर में ये है, तो जो मैं पॉइंट्स वाइज पढ़ाऊँगा यहाँ पर, चाहे वो आपके त्रिभुजों का बंटवारा हो, ठीक है, उसके बारे में बेसिक जानकारी हो, या फिर समरूपता या सर्वांग समता जैसे सिमिलर और ये जो चीज़ें आती हैं ना, जो हाई स्कूल इंटर लेवल पे आ जाती हैं, उनके बारे में कोई जानकारी हो, वो सेम NCERT बेस्ड मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण है, ये क्लासेस एकदम रामबाण हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें रहेंगी त्रिभुज की, वो बाकायदा टॉपिक वाइज रहेंगी और आपको ऐसी समझ में आएंगी कि इसके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। देखिए, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो आप हैं वो समझ के रखिए, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। क्वेश्चन का क्या है, वो तो घूमा फिरा के आपको अलग अलग तरीके से पूछ भी लेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने एक भाई 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए अपने घर में चाय बनाना सीखा। ठीक है, 2 तरीके में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का सिस्टम क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। जब मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट, उसका मतलब समझिए तरीका, सलीका किसी चीज़ को करने का। ठीक है, अब मैंने 2 लोगों के लिए चाय के लिए आपको कहा कि भाई 2 लोगों की चाय बनानी है हमको, या 3 लोगों की चाय बनानी, जो भी आप, तो घर में आपकी मम्मी ने कहा भाई 1 कप ले लो आप पानी, वाटर ले लो, ठीक है, 2 कप ले लो इसको, 2 कप आप क्या ले लो, वाटर ले लो, 1 कप मिल्क ले लो, ठीक है, और उसके बाद में आप हाफ कप या 1/4 ले लो आप क्या, चीनी, जो भी आप जैसा भी बनाते हो, बहुत मीठी चाशनी जैसी पीते हो तो भाई 1 कप चीनी ही डाल लेना। फिलहाल के लिए जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या लिए, शुगर। उसके बाद में आप चाय की पत्ती ले लो 1 चम्मच, 1 स्पून टी। ठीक है, ये आप चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें डालेंगे तब चाय बन जाएगी। तो ये होता है कि भाई 2 लोगों के लिए चाय बनाने के लिए आपको इतनी चीज़ें चाहिए। अब समस्या कहाँ आती है, जब आपने ये चीज़ें रट रखी है कि 2 लोगों के लिए यही चाहिए, ठीक है, तब तो आप इसी पे अटके रहेंगे कि क्वेश्चन भी यही पूछा जाना चाहिए कि भाई 2 लोगों के लिए चाय बनानी है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन बदल दूँ कि भाई 20 लोग के लिए चाय बनानी है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये कहेंगे कि भाई हमें बताया गया है 2 लोग के लिए चाय बनाने के लिए, तो हम 20 लोग के लिए कैसे बना सकते हैं। ज़्यादा होशियार लड़का रहेगा तो 2-2 कप करके वो 10 बार बनाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो 2-2 कप करके लेकिन बना देगा, कहेगा नहीं हम बना के लाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो मैथ पढ़ रखी है, उसने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, तो उसको ये पता है कि भाई 2 लोगों के लिए 2 कप पानी लगता है, तो 20 लोगों के लिए कितना लग जाएगा, 20 कप लग जाएगा, 20 कप पानी लग जाएगा, वाटर लग जाएगा इसका। सेम वही 2 लोगों के लिए अगर 1 कप मिल्क है तो 20 लोगों के लिए 10 कप मिल्क लग जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट, यानी अगर हमने आपको तरीका बता दिया तो चाहे 2 लोग आएँ चाहे 10 लोग आएँ, आपको चाय बनानी आ जाएगी। समझे आप हमारी बात को। उसी तरीके से मैं यहाँ त्रिभुज को बताने वाला हूँ। समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य पे। ठीक है, चलिए हम ये कहते हैं भाई साहब आपने चैप्टर खोला, ठीक, आपने चैप्टर खोला, देखा उसमें ई का, बोला आपने भाई त्रिभुज देखा, बोला ये है क्या भाई, त्रिभुज क्या है आखिर। तो हमने जब भी मैं किसी चीज़ को पढ़ने के बारे में कहता हूँ, आप उसकी हेडिंग से ही शुरू कर दीजिए, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को मैं कुछ संधि विच्छेद कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ, त्रि और भुज। लो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ट्राइंगल को ही बांटेंगे, जी बिल्कुल बांट लेते हैं। चलिए ट्राइंगल को मैं लिखता हूँ ट्राई और एंगल, खुश। ठीक है, अब हमने ये
ध्यान देना है कि देखिए ये जो ट्री है, ट्री का वर्ड एक निकल के आता है तीन, ठीक है। इस ट्री को कहते हैं, थोड़ा कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन गलत जाए तो उसका गलत मतलब ना निकालिएगा, ट्री है ये, ठीक है। एक मूवी आई थी स्त्री, वो वाला नहीं है, हालांकि इसमें ये यूज किया गया है इसका, ठीक है। चलिए, तो ट्री है, ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। सेम वही ट्राई का भी मतलब होता है तीन। ट्राई कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा ट्रिपल लिखा है, ट्रिपल, देखिए ट्राई आया कि नहीं आया? ट्राई जंक्शन बोलते हैं आप, जहाँ तिराहा होता है ना, जहाँ पर तीन रोडें आके मिलती हैं उसको ट्राई जंक्शन बोला जाता है, ट्राई यूज होता है। सेम वही चीज़ है, ट्राई, ट्री, तीन। यानी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर ये बताऊं कि भाई इनका मतलब होता है तीन, ये कह रहे हैं भाई साहब तीन लेके आओ कहीं से, होगा। अब तीन है क्या? भुज और एंगल, ये दोनों डिफरेंट है, ये अलग है साहब, ठीक है। इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि नहीं इनका दोनों का मतलब भी एक होता है। देखिए भुज का मतलब होता है, जो हिंदी वाले साहब है इसने कहा भुजा से, भुजा, भुजा आर्म्स, जो भी आप कहना चाहें। भुजा का मतलब होता है जैसे कोई एक रेखा खंड हो, उससे भुजा कहते हैं। जैसे सीधी सी है रेखा, यह हो गई आपकी भुजा, ठीक है, इस तरीके से। एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, ठीक है। क्या हुआ? ये साहब कह रहे हैं कि ट्राई और यहाँ पर त्रि, ये त्रिभुज कह रहे हैं और ट्राई एंगल कह रहे हैं। यानी ये साहब कह रहे हैं तीन भुजा होनी चाहिए और ये कह रहे हैं तीन एंगल होना चाहिए। लीजिए, हिंदी इंग्लिश आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो ये पता है भाई दोनों का मतलब तो सेम होता है। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। लेकिन ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में हर एक चीज़ का ग्राफ होता है, बनाया जाता है ना, कैसे बनेगा वो। तो चलिए इसको त्रिभुज को बनाते हैं। त्रिभुज को यहाँ मैं बना देता हूँ, बढ़िया सा एक अच्छा सा त्रिभुज आपके लिए बनाते हैं यहाँ पर। चलिए ये देखिए, ये शानदार त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है, बिना किसी स्केल के। तो यहाँ पर भाई साहब इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज, ज्योमेट्री के लैंग्वेज में, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भुजाएं कितनी हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ भुजाओं की। भुजाओं से पहले एक चीज़ और है इसमें, देखिए 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ये जो पॉइंट्स पे जहाँ जा कर के मिल रहे हैं ना सारे, ये जो भुजाएं मिल रही हैं आपस में, देखिए यहाँ पे आके मिला हुआ है, यहाँ पे 2 भुजाएं मिली, यहाँ पे, तो 2 भुजाएं किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, उनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर इसको आप वर्टिसेस बोलते हैं, अगर आप इसको प्लूरल करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है ना, ये एक के लिए बता रहा हूँ, वर्टेक्स बोलते हैं। अब चलिए ये कितने हैं वर्टेक्स भाई साहब? ये 3 हैं। और इन्हीं सारे वर्टेक्स पे कितनी भुजाएं हैं? अगर साइड्स की बात करूं मैं, तो साइड कितनी है टोटल? साइड, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। इसको एज भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं, अगर इंग्लिश में आपके आता है तो मैं दोनों, चूँकि इंग्लिश आजकल नया वर्ड आया है, हिंदी और इंग्लिश मिला करके, तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यही रहता है कि आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए वीडियो जो है बेकायदा एकदम सूटेबल रहे कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट्स का इससे कोई मतलब नहीं होता कि लैंग्वेज क्या है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, उनको कभी कभी ये भुजा और त्रि समझने में दिक्कत आती हैं। हालांकि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा होशियार ज़्यादा होते हैं, वो क्या है ना, दोनों मतलब मीनिंग पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों होशियार होते हैं, ठीक है, यहाँ पार्शलिटी नहीं कहेंगे, हो जाएगी हमारी। अलग आते हैं साइड एज, कहीं कुछ भी मिल जाए हम साइड का यूज करेंगे, साइड बोलेंगे, ठीक है, भुजा को। अब भाई साहब यहाँ पर ये आता है वर्टेक्स 3 है। साइड की बात करूँ, देखिए पहला ये रहा, अगर इसका नाम दे दूँ मैं ए, इसका मैं बी और इसका सी, तो आप देखेंगे कि एक भुजा ये वाली ए बी वाली है, ये भुजा है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, ठीक है, 3 भुजाएं हैं। तो साइड कितनी है? 3 है, ठीक। इसको मैं भुजा भी लिख देता हूँ, भुजा। अब मैं आता हूँ कोण पे। कोण यानी कि एंगल। एंगल की बात करूँ, देखिए जितने भी वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स मतलब जितने पॉइंट्स हैं, उस पर सब पे एक एक एंगल बन रहा है। कोण कैसे बनता है? जब 2 रेखाखंडों के बीच में जो गैप होता है ना, इस तरीके से, ये देखिए, ये जो होता है कोण बनता है। अगर कहीं आपका ये एंगल को ऐसे ही दर्शाते हैं ना, ये, ठीक है, ये आपका कोण है। समझ में आ रही इतनी बात? देखिए यहाँ पे कोण कितने बन रहे हैं, ए पे देखेंगे तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है,
बी पे देखिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है और सी पे देखिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है। तो कोण कितने, एंगल कितने भाई साहब, 3 है। अब देखिए वर्टेक्स 3, साइड 3, एंगल 3। वर्टेक्स को हालांकि नहीं ले रहे हैं अभी हम इन्हीं दोनों चीज़ों की अगर बात करें तो भुजाएं कितनी हैं, 3 है, एंगल कितनी है, 3 है। ये पूरा चित्र क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। क्लियर है एकदम माइंड में, ठीक है। क्लियर अगर हुआ करे तो कमेंट में क्लियर लिख दिया करिए, ठीक है। हालांकि क्लियर ब्रांड का आजकल पानी भी आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है भाई साहब। त्रिभुज क्या है समझ में आ गया, 3 भुजाएं हैं इसके, 3 कोण हैं, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। हिंदी वाले ने कहा भाई हम भुजा ले लेंगे, इंग्लिश वाले ने कहा हम एंगल के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है वही, जिसके 3 एंगल हैं वो त्रिभुज है, जिसकी 3 भुजाएं हैं वो त्रिभुज है। लेकिन जब आपके पास ये पूछा जाएगा डेफिनेशन बताइए, ठीक है। अब डेफिनेशन में बड़ी समस्या आ जाती है। कभी चीज़ का उदाहरण आप ये तो समझा देंगे, ठीक है, ये चीज़ बता देंगे भाई त्रि होता है, भुज होता है, 3 भुजाओं होते हैं, 3 कोण होते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन परिभाषा किसी चीज़ की पूछी जाती है तो उसको आपको शब्दों में पिरोना होता है। यानी कि अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपनी जो आपकी भावनाएं हैं कि भैया ये क्या है चीज़ें, इनको शब्दों की माला में जब आप पिरो के किसी सामने वाले को बताते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है और वही लिखते भी हैं। अब उसमें तो ऐसे बता नहीं सकते ना, जब किसी ने वाले पूछा तो आप बोर्ड हर जगह या कॉपी कलम तो मिलेगा नहीं, लाओ, ठीक है, कि हम बताएंगे नहीं। हमारे सर ने बताया था, गुरुजी ने बताया था बड़के वाले कि भाई त्रि यहाँ पे लिखना, भुज यहाँ पे लिखना, 3 भुजा होती हैं, ट्राइंगल होता है, 3 एंगल होता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि जब भी आप यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इन त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, कहीं पर भी बनाइए, आप मान लीजिए ये तो त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया है, मैं इसके बगल में चलिए छोटा सा बना दूँ अगर त्रिभुज, ठीक है, सॉरी, ये मैं त्रिभुज अगर ऐसा बना दूँ, ये यहाँ से देखिए, ये थोड़ा मैंने इसको हल्का छोटा इस तरीके से बना दिया ना, ये देखिए, मतलब मैंने चौड़ाई बढ़ा दी इसकी और ये 3 एंगल कर दिए, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अभी हालांकि मैं नोट भी कराऊंगा बाद में, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था पहले किस पे, डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो डेफिनेशन में इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन की जब मैं बात करूँगा, डेफिनेशन की, ये कहता है कि अ क्लोज्ड शेप विथ 3 sides अ क्लोज्ड शेप विथ 3 sides, यानी कि इसको हिंदी में बात करूं तो 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति, सरल बंद आकृति, ठीक है। यानी कि अ क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड, यानी 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सेम यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, 3 भुजाओं से घिरा हुआ है और बंद है, कहीं से ओपन है, यहाँ से देखिए, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है, तीनों जगह बंद है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे कहीं पूछे तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से क्या हो, घिरी हो या बंद हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप इतना याद रखिएगा, क्लोज शेप याद रखिएगा, ऐसा क्लोज शेप होना चाहिए, ठीक है। और कितने तरीके से, 3 साइड से, 3 साइड से, देखिए 3 तरफ से बंद है ना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अगर इसी 3 को आपने मिस कर दिया, क्लोज शेप कहा, तो आपका गलत हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी आकृति है ये, ध्यान रखिएगा। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कह देंगे हम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 3 भुजाओं से घिरी आकृति है और इस तरीके से इसका निरूपण किया जाता है। जरूरी नहीं इस तरीके से त्रिभुज हो, त्रिभुज के कई प्रकार हो सकते हैं, ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है, 3 तरफ से घिरा हो बस, ठीक है, ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है।
ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है। देखिए ये 3 भुजाएं हैं ना, ठीक है। और इसका एक जो नियम है कि त्रिभुज रूल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है भैया, 180 डिग्री होता है या 180 डिग्री के बराबर होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग का नियम। ठीक है, इसके अंतःकोणों के योग का नियम है ये, और ये नियम बदल नहीं सकता। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बना सकते आप जिसके अंतःकोणों का योगफल 180 क्या 189 हो या 181 हो, 180 ही आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे दिल पे भी ले जाते हैं इसको, बोले नहीं सर हम बनाएंगे इसको, वो आपका देखिएगा ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा ज़्यादा होगा, या हम 180 नहीं हम कम में ही बना दे कहिए तो। ठीक है, तो बनाते भी हैं। मुझे याद है कि एक बच्चे ने क्लास में बनाया था, ठीक है, उसने इस तरीके से बनाया था, बोला ये देखिए सर त्रिभुज बना देता हूँ मैं, ये यहाँ पर उसने मिला दिया था, ये देखिए ये कोण, बोला ये कोण ये कोण ये कोण। अब आप मान लीजिए 180 डिग्री कह रहे हैं हम, 180 डिग्री होने के लिए तो 60-60 अगर तीनों को बांटेंगे तो 60-60 बांटेंगे आप। ठीक है, उसने कहा सर ये कितना होगा, हमने कहा 30 से ज़्यादा होगा नहीं, ये भी 30 से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी 30 से ज़्यादा नहीं होगा, तो देखा जाए तो कितना हो गया 30-30-30 कितना हो जाएगा 90 ही होगा भाई साहब। तो हमने कहा यार तुमने तो मतलब गणित के नियम ही ख़राब कर दिए पूरे। ठीक है, देखिए तो बच्चे ने पूरा दिमाग लगाया एकदम मस्त वाला, बोला देखिए 30-30-30 बहुत ज़्यादा होगा तो 30 होगा नहीं 40 होगा, 180 तो पहुँचने से रहा ये। इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूँ तो 180 तो पहुँचेगा ही नहीं किसी कीमत पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भुजाएं कभी सांप की तरह या हाशिए की तरह, ठीक है, इसको वक्र बोलते हैं ना आप, ये जो घूम रखी हैं भुजाएं इनकी, तो जो ये लहरा रही हैं ना, ऐसे लहराती नहीं भुजाएं। भुजाएं क्या होती हैं भाई साहब, भुजाएं एकदम सीधी होती हैं। ठीक है, जो भुजा होती है उसको एक रेखाखंड कह सकते हैं आप, तो रेखाखंड होता है वो एकदम सीधा होता है। ठीक है, तो इस गलती मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बन सकता, ये भी गलत है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बना सकते। अगर आप ये सोचिए कि नहीं इस नियम को हम गलत कर सकते हैं, बाकायदा रूल रेगुलेशन से गलत करिए, तो हो सकता है एक चैप्टर आपका भी त्रिभुज में जुड़ जाएगा। ठीक है, कि ये साहब ने 180 नहीं, अब ये होगा 150, जितना भी आप ले आएंगे उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए 180 है, 180 रख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लिखी है, इसको भी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, अंतः लिखा है, बच्चे इसको नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं इसको। अंतः क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम अक्सर यही कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन वहाँ पर अंतः जोड़ना चाहिए, इंटरनल, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एंगल भी होते हैं। ठीक है, जैसे जब मैं आपको कहूँ कि आप अकेले हैं घर में, तो हमने क्या कह सकते हैं कि भाई उनके बच्चे का नाम क्या है, उनके बच्चे का नाम जो है सोहन मोहन कुछ भी है। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा किसी दंपत्ति कोई आपके पड़ोस में रहता है, आपने कहा भाई उनके लड़के का नाम सोहन है। अगर मैंने कहा कि उनके बड़े लड़के का नाम सोहन है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइए कि उनका छोटा लड़का भी है, या मैंने कहा उनके छोटे लड़के का नाम सोहन है तो बड़ा लड़का भी है। सेम वही चक्कर यहाँ पर आया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अंतः अगर मैंने कहा तो अंतः का मतलब होता है अंदर में, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर कितने कोण बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। इनके बाहर भी कोण बन रहे हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा। आपको इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जो रूल है क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के अंतः कोण योग का नियम। अच्छा, दिक्कत क्या होती है ना, जैसे अगर कभी आप मिले कहीं पर किसी एग्जामिनर को या किसी को मिल जाते हैं, तो हमने देखा है जब बच्चे को हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ये जो हेडिंग्स नहीं बताते हैं, कभी कभी क्या ये कौन सा नियम है, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी है या त्रिभुज के अंतः कोण का नियम है। अब किसी ने उसके चाचा ताऊ कोई मिल गया, वो पूछेंगे भाई हाँ ये एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ तो थोड़ा क्या होता है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ये तो पढ़ाई नहीं हमारे गुरुजी। ठीक है, बोले यार ये पढ़ाई नहीं, बताइए क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन जब उसको आते सर एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या ये बता दीजिए,
तो हम कहते हैं भाई यही तो था, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, बोलो ये तो पता है हमको, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब थोड़ा नियम वम भी, हेडिंग वगैरह भी याद रखा करिए, ठीक है, ये क्या नियम है, ठीक है। बाकी आगे हम आपको नोट करवाएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के तो एक नोट ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। जो भी आपको लगे कि मैं सही गलत, मतलब जो भी आपको लगे कि इसमें ये चीज़ें मुझे सही लग रही हैं, मुझे इसको नोट कर लेना चाहिए, ये चीज़ें मेरे काम की नहीं, मुझे पता था, इसको मैं नहीं भी लिखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स एक बनाने बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती है मैथमेटिक्स की, उनको दोबारा फिर से रिवाइज़ करना इतना आसान होता नहीं है। एक पेज के अंदर सारा इसका अगर सार निकाल लेते हैं, बस इसी एक पेज को पढ़ा आपने, 1 घंटा आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, ठीक है। चलिए, इसका आपको पता हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी का। कोई भी त्रिभुज बना लीजिएगा, आप बैठिए घर पे और एक लाइन ऐसे खींचिएगा, एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, जैसे मन करेगा, ठीक है, जैसे भी आपका मन करे, और इन सारे कोणों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए आपका 100 आता है तो ये 50 आ गया मान लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक 30 आएगा, देख लीजिएगा, गारंटी है। कोई भी आप इसको जोड़िएगा तीनों को, आपका 180 आएगा। यानी कोई ऐसा त्रिभुज, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई त्रिभुज आप नहीं बना सकते जिसके कोणों का योगफल 180 से ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, ठीक है। ये तो ओपन चैलेंज है, क्योंकि हमें पता है गणित क्या होती है, ठीक है। चलिए, बस ध्यान रखिएगा, भुजा सीधी रखिएगा। एक बच्चे ने ऐसे ही बनाया था, ये देखिए, उसने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, मतलब देखिए ये त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है। अब इसको पता नहीं कि यहाँ पर एक वर्टेक्स बढ़ गया, देखिए ये पॉइंट बढ़ गया है। कितने वर्टेक्स हो गए इसमें से, 1 2 3 और ये 4, ये 4 भुजा हो गई यहाँ पर, ये 3 भुजा नहीं हो गई। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके की उलूल जुलूल चीज़ें अगर आपके दिमाग में आए तो अच्छा है, आने दीजिए, क्योंकि सवाल आने चाहिए। अगर आपका दिमाग सवाल कर रहा है, इसका मतलब वो सर्विसेबल है, काम कर रहा है, ठीक है। अगर वो सोया हुआ है, कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि नहीं कुछ नहीं पूछना चाहिए, तो या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ नहीं आ रहा है, 2 ही होता है इसमें। कैसे भी डाउट्स हों, ठीक है, आपको आना चाहिए। जब एक बार बहुत पहले न्यूटन के पास एप्पल गिरा तो वो उस पर ध्यान नहीं दिए, वो चाहते तो क्या करते, आज की अगर जनरेशन होती तो कहती है अरे छोड़ो यार, एप्पल गिरा है, इसको खाने पे कंसंट्रेट करो, वो खा पी कर डकार लेकर सो गया होता, ठीक है। लेकिन बेचारे क्या थे, सोचे यार ये काहे गिरा, ठीक। और घर पे अगर यहाँ हम पूछने जाए ना एप्पल गिरा है, काहे गिरा है एप्पल, तो 2 थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे पकने के बाद नीचे ही गिरेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कि भैया हमें सोचना चाहिए, दिमाग हमारा हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करना चाहिए। और एक टीचर का दायित्व यही होता है कि चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो आपके, हमें इसे हमने बताया नहीं आपको, चाहे ये चीज़ें हों चाहे ये चीज़ें हों, ये गलत तो हैं, लेकिन आपके दिमाग को वहाँ रोकना ज़रूरी है। आप सिर्फ तभी तो सही डायरेक्शन पकड़ेंगे, हम बताते हैं कि हाँ ये जगह गलत है, ये सही है, तभी आप सही डायरेक्शन पकड़ते भी हैं, ठीक है। आई होप आपको एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बता ही दी कि भाई इसके जो है तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, नोट कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा जानकारी हम और दे देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस त्रिभुज में 3 पॉइंट्स हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, ये तो पता ही होगा। हर भुजा के सामने एक कोण है, ये भुजा है इसके सामने भी एक कोण है, ये भुजा है इसके सामने भी एक कोण है, ये भुजा है इसके सामने भी एक कोण है, देखिए है कि नहीं। तो अगर आप नोट करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, और जो कोण होते हैं वो प्रत्येक भुजा के सामने एक कोण होता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। और इसके सेपरेट में जा रहा हूँ अभी आपको, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जा रहा हूँ। ग्रीक के एक मैथमेटिशियन हैं, मान लीजिए कह रहा हूँ, ग्रीक के एक जो मैथमेटिशियन है उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे, ठीक है। यूक्लिड जी थे, यूक्लिड जी ने कहा, इन्होंने भी ज्योमेट्री पढ़ाई है, तो उन्होंने ज्योमेट्री पढ़ाई, उनके पास भी त्रिभुज आया। अब जो हमें त्रिभुज पढ़ रहे हैं उसमें हमने आपको जानकारी दी भाई साहब कि ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उन्होंने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा बदला है, उन्होंने कहा है 3 नॉन कोलिनियर जो होते हैं ना, इसको हिंदी में बोलूँ तो गैर संरेखीय, 3 गैर संरेखीय बिंदुओं के रूप में
निरूपित द्वि आयामी आकृति। ठीक है, इस इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ यूनिक प्लेन, यानी किसी प्लेन चीज़ों पे, जैसे आपकी पेज है, आपकी कॉपी किताब है, ध्यान रखिएगा यहाँ इन्होंने द्विआयामी यूज़ किया है। और जब भी आप ये पढ़ते हैं 3 भुजाओं से घिरी एक सरलबद्ध आकृति, इसके लिए भी सेम वही चीज़ें हैं, द्विआयामी यूज होता है। 2D आपने देखा होगा, 2D और 3D सुना होगा। ठीक है, 2D को बोलते हैं 2 डायमेंशनल, इसको बोला जाता है इंग्लिश में 2 डायमेंशनल, और इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि आपकी ऊंचाई बढ़ जाती है। कोई चीज़, जैसे आप 3D में मूवी देखते हैं, कहीं आप गए होंगे अगर मूवी देखने के लिए, तो 3D का एक चश्मा आता है, उससे देखता है कि जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, जैसे अगर उसमें गोली चला रहा है ना मूवी में, तो लगेगा आपके पास आ रही है वो। तो कुछ चीज़ों की जो आभासी तौर पर ऊंचाई भी होती है, इसमें क्या है, ऊंचाई नहीं है त्रिभुज में कोई। त्रिभुज में ऊंचाई का तौर मानो, जैसे आपका एक पिरामिड देखा है ना आपने, पिरामिड, तो सामने से पिरामिड तो ऐसे ही दिखता है ना त्रिभुज जैसा, लेकिन उसमें एक ऊंचाई भी है, ऊंचाई है, तो उसको हम कह सकते हैं 3D में है वो। लेकिन आप इसको प्लेन चीज़ों पे रख सकते हैं, ये त्रिभुज को जो है क्या कर सकते हैं, एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए वो 2D यानी कि द्विआयामी आकृति होती है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आगे भी क्लियर करेंगे 2D और 3D का। बट इतना समझिए कि जो 3D कॉन्सेप्ट होता है, 3D 4D 6D आजकल बहुत चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जब आप मैथ पढ़ते हैं तो 2D और 3D इसमें ज़्यादातर पढ़ते हैं। जब आप अगले कक्षाओं में जाते हैं, अगर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे इंटर या पढ़ चुके होंगे इंटर हाई स्कूल में तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटर में ये बहुत ज़्यादा है। वेक्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 3D पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि 3D का यूज ज़्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जितना भी त्रिभुज की आकृति बनती है वो 2D में ही होती है, द्विआयामी होती है। ये भी अगर आप बोल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो 2D बता दें कि हाँ भाई जो भी त्रिभुज है वो 2D है कि 3D है, तो 2D रहेगा, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इन साहब ने ये कहा था कि 3 गैर संरेखीय बिंदुओं के रूप में निरूपित द्विआयामी आकृति। अब ऐसी हिंदी आपने मान लीजिए हमने लिख दी है आपके सामने कि कुछ लोग को समझ में भी नहीं आ रहा होगा 3 गैर संरेखीय क्या बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन में 3 लोग ऐसे हैं जो इधर उधर छितराए हुए हैं, छितराना मतलब होता है क्या, जैसे रायता की तरफ फैल जाना, और तीनों रायता की बूंदी है, तो क्या होगा, एक बूंदी यहाँ गई, एक बूंदी यहाँ गई, एक बूंदी यहाँ गई, और कह रहे हैं भाई तीनों को मिला दो ऐसे, तो लो बन गया त्रिभुज। निरूपित करना यानी बनाना उसको किसी सरफेस पे, वही सेम चीज़ है कि 3 गैर संरेखीय, अगर यही तीनों रायता की बूंदी यहाँ चली जाती लाइन से, गैर संरेखीय मतलब इधर उधर, और संरेखीय मतलब एक ही रेखा में, ये एक ही रेखा में तो कोई बनाएंगे त्रिभुज, कभी नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर 2 एक रेखा में हैं, तीसरा अलग होना ही चाहिए, गैर संरेखीय होना चाहिए, यानी 3 बिंदु कोई ऐसा बनाओ। तो भाई साहब यूक्लिड साहब ने तो बिल्कुल बात सही कही कि नहीं कही, तो इसीलिए इनका जिक्र यहाँ हमने किया। एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यूक्लिडियन ज्योमेट्री कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, उसमें पूछा जाता है, लेकिन एक जानकारी के लिए कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा। जैसे जब आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपने कहीं देखा है कि हमने एक ग्लास में आधा पानी भर रखा है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, ये तो देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है इसको देखने का, आधा ग्लास भरा है। लेकिन इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, आधा ग्लास खाली है, ये भी तो हो सकता है। भाई इसका नज़रिया क्या है, आधा ग्लास खाली है। सेम वहीं पर इन्होंने किया कि 3 गैर संरेखीय बिंदुओं को उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे 3 पॉइंट्स ले लो और उनको मिला दो, जो एक साथ ना हो, एक लाइन में ना हो बस, और उनको जब मिला के बनाओगे ना किसी 2 डायमेंशन शेप में, पेज पे, किसी बोर्ड पे कहीं बनाओगे ना, तो त्रिभुज बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूक्लिड साहब इसमें सही थे। ये इनकी बारे मैंने आपको जानकारी दी जस्ट समझने के लिए। बाकी जो इसका नियम था वो ध्यान रखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, अगर कोण ए है, बी है, सी है, कोई ऐसा कोई भी त्रिभुज बनाइएगा जिसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है इसका, अंतः जरूर याद रखिएगा, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये यूक्लिड साहब के बारे में मैंने बता दिया। ये ग्रीक शायद मैथमेटिशियन थे, और इनके बारे में यूक्लिडियन ज्योमेट्री चलती है। ठीक है, यूक्लिडियन
यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। तो इनके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहें जानकारी के लिए तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पता चल गया होगा भाई साहब त्रिभुज होता क्या है, दिखता कैसा है और हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके नियम गुणधर्म, बाकी इनका बंटवारा, इनका परिवार अभी और बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो अपने मित्रों के साथ भी थोड़ा सा गुफ्तगू कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, मतलब उनको भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इतनी देर हमें झेलने के लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाइएगा, रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है, ये मेरा कहना है। बाकी अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।